नमस्कार। आज हमारे पास चार्ल्स डार्विन पर कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। हम इसमें गहराई से उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन इतने अलग-अलग रूपों में, मतलब ये विविधता कैसे आई। ये एक ऐसा विचार है जिसने सच में दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है 1831 के आसपास, है ना? बिल्कुल। जब एक युवा प्रकृति प्रेमी चार्ल्स डार्विन एचएमएस बीगल जहाज पर निकले थे जी। दुनिया घूमने, और खासकर गैलापागोस द्वीपों पर उन्होंने जो देखा उसने कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, वो अलग अलग द्वीपों पर गए और देखा कि वहाँ के कछुओं के कवच का आकार अलग है, मॉकिंग बर्ड्स में फर्क है। और वो फिंच पक्षी, वो तो बहुत मशहूर हैं। हाँ, वो फिंच, कमाल की बात थी। डार्विन ने गौर किया कि हर द्वीप के फिंच की चोंच थोड़ी अलग थी। जैसे किसी की मोटी, बीज तोड़ने लायक। बिल्कुल। और किसी की पतली और नुकीली, शायद कीड़े पकड़ने के लिए। ऐसा लग रहा था मानो हर चोंच उस द्वीप के खास भोजन के लिए ही बनी हो। ये तो कमाल का अवलोकन था। ये सिर्फ दिलचस्प नहीं था, ये क्रांतिकारी था। इसने इस सोच को जन्म दिया कि शायद प्रजातियां हमेशा से ऐसी नहीं थीं, मतलब वो स्थिर नहीं है। शायद एक ही पूर्वज प्रजाति अलग अलग माहौल में ढलकर धीरे धीरे नई प्रजातियों में बंट सकती है। और ये उस समय की सोच के बिल्कुल खिलाफ था। हाँ, उस समय ज्यादातर लोग मानते थे कि प्रजातियां जैसी हैं वैसी ही बनाई गई हैं, स्थिर हैं। डार्विन के इन अवलोकनों ने इस पर सवाल उठा दिए। और सिर्फ फिंच नहीं, कछुए और मॉकिंग बर्ड्स में भी उन्होंने यही पैटर्न देखा। अच्छा, फिर जब वो इंग्लैंड वापस आए तो कहते हैं कि उन्हें एक अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस उनके निबंध से कोई बड़ा आइडिया मिला। ये कैसे हुआ? हाँ, ये दिलचस्प है। माल्थस इंसानी आबादी पर लिख रहे थे। उनका कहना था कि आबादी हमेशा संसाधनों, मतलब खाने पीने की चीजों से ज्यादा तेजी से बढ़ती है, जिससे होड़ पैदा होती है। बिल्कुल। अस्तित्व के लिए संघर्ष जिसे कहते हैं। डार्विन ने सोचा, अरे यही बात तो प्रकृति में भी लागू होती है। हर पीढ़ी में कितने सारे जीव पैदा होते हैं, पौधे हों या जानवर, पर सब तो बच नहीं पाते। क्यों? क्या सारे एक जैसे नहीं होते? नहीं, यही तो बात है। एक ही प्रजाति के जीवों में भी छोटे छोटे अंतर होते हैं। कोई थोड़ा तेज, कोई थोड़ा ज्यादा ठंड सहने वाला। इसे डार्विन ने विभिन्नता कहा। और यही अंतर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, तो यहीं से वो प्राकृतिक चयन वाली बात आती है कि जिनमें माहौल के हिसाब से टिके रहने वाले गुण होते हैं। एकदम सही। वही प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन है। इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, जीवों में विभिन्नता यानी वेरिएशन। दूसरी, इनमें से कुछ विभिन्नताओं का अगली पीढ़ी में जाना, यानी आनुवांशिकता या हेरिटेबिलिटी। ठीक है। वो अस्तित्व के लिए संघर्ष। जब ये तीनों चीजें साथ काम करती हैं तो प्रकृति एक तरह से चुनती है। जिन जीवों के गुण उन्हें माहौल में थोड़ी सी भी बढ़त देते हैं, उनके बचने और ज्यादा बच्चे पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है। और वो फायदेमंद गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं। हाँ, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये छोटे छोटे फायदे जमा होते जाते हैं। लाखों सालों में ये बदलाव इतने बड़े हो सकते हैं कि एक नई प्रजाति ही बन जाए। उन्होंने इसकी तुलना उससे भी की थी ना, जैसे इंसान अपनी पसंद के कुत्ते या कबूतर पालते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसे कृत्रिम चयन कहते हैं। जैसे हम जानबूझकर अच्छे गुण वाले जानवर चुनते हैं ब्रीडिंग के लिए, वैसे ही प्रकृति अनजाने में बिना किसी इरादे के चयन करती है। माहौल ही तय करता है कि कौन सा गुण फायदेमंद है। ये प्रक्रिया धीमी होती है, बहुत धीमी। तो ये तो हुआ कि प्रजातियां बदलती कैसे हैं, लेकिन डार्विन का एक और बड़ा विचार था कि ये सब बदलाव कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, एक जीवन वृक्ष जैसा कुछ। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साझा वंश या कॉमन डिसेंट का सिद्धांत। इसका मतलब है कि पृथ्वी के सभी जीव, चाहे वो हम इंसान हो या पेड़ या कोई कीड़ा या बैक्टीरिया, सब कहीं ना कहीं अतीत में एक या कुछ साझा पूर्वजों से विकसित हुए हैं। सब एक ही परिवार के सदस्य हैं एक तरह से। हाँ, एक बहुत बड़े फैले हुए परिवार के। इसीलिए तो इतने अलग दिखने वाले जीवों में भी कुछ बुनियादी समानताएं मिलती हैं, जैसे हमारी कोशिकाओं की बनावट या जेनेटिक कोड। तो प्राकृतिक चयन समझाता है कि जीव बदलते कैसे हैं, और साझा वंश बताता है कि वो आपस में जुड़े क्यों हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों मिलकर विकासवाद की पूरी तस्वीर बनाते हैं। और डार्विन ने इन विचारों पर करीब 20 साल लगाए, सोचने और सबूत जुटाने में। हाँ,
लगभग 20 साल की कड़ी मेहनत, अवलोकन और सोच विचार के बाद 1859 में उन्होंने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित की। और कमाल की बात यह भी है कि एक और वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसल वेलेस, वो भी लगभग इसी नतीजे पर पहुंचे थे अपने आप। हाँ, वेलिस ने भी स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक चयन का सिद्धांत खोज लिया था। डार्विन को जब पता चला तो दोनों ने मिलकर अपना काम प्रस्तुत किया, पर किताब डार्विन की पहले आई और उसने तहलका मचा दिया। क्या असर हुआ उसका? अरे बहुत बड़ा असर। किताब हाथों हाथ बिक गई। इसने ना सिर्फ जीव विज्ञान की नींव बदल दी, बल्कि समाज में, धर्म में, हर जगह बहस छेड़ दी। इसने इंसान को प्रकृति के शिखर से उतारकर उसका एक हिस्सा बना दिया। शुरुआत में विरोध हुआ, चिंताएं थीं, पर धीरे धीरे ये विचार वैज्ञानिक सोच का केंद्र बन गया। तो आज हमने जो ये सामग्री देखी, उससे मुख्य बात यही निकलती है कि जीवों में विविधता, गुणों का अगली पीढ़ी में जाना और जीने की जद्दोजहद, इन सब के मेल से ही प्राकृतिक चयन काम करता है। और यही वो ताकत है जो करोड़ों सालों से पृथ्वी पर जीवन को इतने अद्भुत और विविध रूपों में ढाल रही है। हाँ, और ये कहानी खत्म नहीं हुई है। जैसा डार्विन ने खुद अपनी किताब के आखिर में लिखा था, कुछ ऐसा कि इस सरल शुरुआत से अनंत रूप सबसे सुंदर और अद्भुत विकसित हुए हैं और हो रहे हैं। मतलब ये प्रक्रिया आज भी जारी है? बिल्कुल, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो फिर आज के लिए सोचने वाली बात यही है, अगर विकास अभी भी हो रहा है, तो क्या हम इसके निशान अपने चारों ओर देख सकते हैं? शायद एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने में, या शायद हमारे अपने समाज या व्यवहार में भी। खैर, इस पर विचार करने के लिए छोड़ते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।